क्या आप जानते हैं पिछले 5 साल में निफ्टी पीएसयू बैंकिंग का CAGR 30% से ज्यादा का रहा है, जबकि ब्रॉडर निफ्टी 500 एंड निफ्टी 50 का CAGR 10 से लेके 15% के बीच में ही वेरी कर रहा था। एंड इतना ही नहीं, पिछले सिर्फ 6 महीने में निफ्टी बैंकिंग सेक्टर के जो मार्केट कैप है, मतलब ये जो 12 लिस्टेड बैंक्स है पब्लिक सेक्टर के, इनका मार्केट कैप 6 लाख करोड़ से बढ़कर सीधा 20 लाख करोड़ को टच कर चुका है। लेकिन रुकिए, असली गेम तो अब यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि SBI एंड बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट्स रिपोर्ट किए हैं, और वो अपने प्राइवेट सेक्टर के पीयर्स जैसे HDFC एंड एक्सिस बैंक से देखा जाए तो काफी सस्ते वैल्यूएशन पे हमें मिल रहे हैं। जहां कोई प्राइवेट बैंकिंग कंपनी का पीबी रेशियो लगभग 2, 3, 4 का होता है, वहीं पे हमारे सरकारी बैंक 1.5 के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या ये एक इक्विटी मार्केट्स का वैल्यू ट्रैप है या फिर एक एक्सीलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स? इस वीडियो में हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे। क्या हाल चाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। तो इन्वेस्टर्स, किसी भी सेक्टर एनालिसिस वीडियो में मेरा गोल होता है कि मैं आपको सेक्टर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं, थोड़ा एजुकेट कर दूं कि ये सेक्टर एक्चुअली पैसे कैसे कमाता है। इस सेक्टर में किसी स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हैं तो क्या फैक्टर्स को देखना चाहिए। फिर हम ये भी देखेंगे कि सेक्टर में आने वाले चैलेंजेस क्या है, एंड देन फाइनली मैं आपको बताऊंगा टॉप 3 स्टॉक्स जो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर के हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हो। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट ऑन विद द फर्स्ट सेगमेंट, सेक्टर एनालिसिस ऑफ पीएसयू बैंक्स। दोस्तों, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर ने अपने मल्टी ईयर बीटा रैली फेज को कंप्लीट कर लिया है। पूरा कचरा साफ हो चुका है और अब मार्केट एक मैच्योर अल्फा मार्केट में एंट्री कर रहा है, जहां सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल वाले बैंक्स ही आउट परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स नाउ लुक एट द क्रिटिकल फैक्टर्स। सबसे पहले आपको देखना है एसेट क्वालिटी एंड मेटामॉर्फोसिस। एक टाइम था जब पीएसयू बैंक्स के नाम पे लोगों को हमेशा मैसिव डिफॉल्ट्स या एनपीएस की याद आती थी, पर आज रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। सेक्टर लेवल पे ग्रॉस एनपीए 2% के नीचे है एंड नेट एनपीए सिर्फ 0.4% पे आ चुका है। एवरेज प्रोविजन कवरेज रेशियो 77% से ऊपर जा चुका है और कुछ मिड टीयर्स बैंक का पीसीआर 95% से ऊपर है। मतलब बैलेंस शीट कंप्लीटली बुलेट प्रूफ हो चुकी है। दूसरी चीज जो हमें देखनी है वो है डीप स्ट्रक्चरल डिस्काउंट। एज ऑफ जून 2026 निफ्टी पीएसयू बैंकिंग सेक्टर का पीबी रेशियो 1.2 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसे प्राइवेट बैंक के जायंट्स जैसे HDFC, ICICI से कंपेयर करोगे तो यू कैन क्लियरली सी कि ये सेम बिजनेस मॉडल में कितने ज्यादा अंडरवैल्यूड है। पीएसयू लेंडर्स कंसिस्टेंटली मिड टू हाई टीन्स में रिटर्न ऑफ इक्विटी जनरेट कर रहे हैं, इसलिए ये वैल्यूएशन गैप एक मैसिव फंडामेंटल मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। अब तीसरी चीज जो हमें देखनी है कि भाई आने वाले 2-3 साल में सेक्टर कैसा लग रहा है। अगले 2-3 साल में अर्निंग्स एक्सपांशन एनपीए रिकवरी से नहीं बल्कि कोर ऑपरेशनल एफिशिएंसी और लेंडिंग ग्रोथ से आएगी। इंडिया की रोबस्ट जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस एंड हाई गवर्नेंस कैपेक्स सीधा पब्लिक सेक्टर लेंडर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉर्पोरेट लेंडिंग में फायदा दे रही है। बैंक्स ऑफ एग्रेसिवली हाई यील्ड RAM, दैट इज रिटेल, एग्रीकल्चर एंड MSME सेगमेंट पर पिवट कर रहे हैं ताकि मार्जिन्स बचे रहे। पर जहां रिटर्न्स है वहां रिस्क भी है, इसलिए बिफोर आई टेल यू द टॉप 3 स्टॉक्स, मैं आपको थोड़े से रिस्क बता देता हूं जो इस सेक्टर में आपको कंसीडर करना चाहिए। सबसे पहला रिस्क है सिस्टमिक डिपॉजिट वॉर एंड NIM इरोजन। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में इस वक्त क्रेडिट ग्रोथ लगभग 15% है, जबकि डिपॉजिट ग्रोथ 13% पे अटक गई है। इस फंडिंग गैप को ब्रिज करने के लिए बैंक्स को एक्सपेंसिव टर्म डिपॉजिट्स रेज करना पड़ रहा है, जिससे उनका NIM कंप्रेस हो जाता है। जो बैंक्स अपना लो कॉस्ट कासा रेशियो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अगले क्वार्टर्स में हिट होगी। दूसरा रिस्क जो आपको कंसीडर करना है वो है जियोपॉलिटिकल शॉक्स। यूएस और ईरान के करंट कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस लगभग $100 पर बैरल जा चुके हैं। आरबीआई ने जून 2026 की मीटिंग में इन्फ्लेशन का डर बताया था एंड इसी की वजह से अपने बेंचमार्क का रेपो रेट 5.25% पे होल्ड किया है। अब क्योंकि पीएसयू बैंक्स के पास वास्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स का पोर्शन होता है, अगर 10 ईयर यील्ड एग्रेसिवली 7% के ऊपर सस्टेन करता है तो बैंक्स को अपने ट्रेजरी पोर्टफोलियो पर मैसिव मार्क टू मार्क लॉसेस फेस करना पड़ेगा। एंड तीसरा एक टेम्पररी रिस्क है जो कि अप्रैल 2027 तक फैक्टर इन हो जाएगा, दैट इज द न्यू आरबीआई ECL फ्रेमवर्क। आरबीआई ने 2027 में एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क अपनाने के लिए बैंक्स को कहा था। इसका मतलब बैंक्स को डिफॉल्ट होने के पहले ही प्रेडिक्ट करना पड़ेगा एंड उतने कैश को रिजर्व रखना पड़ेगा। फिच रेटिंग एस्टिमेट करता है कि इससे बैंकिंग सिस्टम का एवरेज कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल रेशियो FY28 में लगभग 30 बेसिस पॉइंट से ड्रॉप हो सकता है। हालांकि बैंक्स का एग्जिस्टिंग बफर स्ट्रॉन्ग है और ये बैलेंस शीट पे एक टेम्पररी हिट तो देगा ही, which will of course create a great buying opportunity in future। तो इन सभी मैक्रो डेटा एंड फंडामेंटल्स को कंसीडर करते हुए अब मैं आपके साथ में 3 ऐसे स्टॉक्स शेयर करता हूं जो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में स्टेबल भी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है एंड आज के तारीख में अंडरवैल्यूड भी है। द फर्स्ट स्टॉक वुड बी बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर आप सेफ लार्ज कैप बैंक ढूंढ रहे हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक प्राइम पिक है। फाइनेंशियल ईयर 26 में इस बैंक ने लगभग 20,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाइड बुक, जहां डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट्स है वहीं इंटरनेशनल लोन 24.4% से ग्रो कर रहे हैं। बैंक कंसिस्टेंटली 15.37% का ROE जनरेट कर रहा है, लेकिन स्टॉक आज भी 0.8 के पीबी वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। मतलब इसकी बुक वैल्यू से सस्ता मिल रहा है ये स्टॉक आपको। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड स्टॉक, दैट इज इंडियन बैंक। ये मिड टियर बैंकिंग का सुपरस्टार है। इंडियन बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 26 में 20.76% का एक्सेप्शनल रिटर्न ऑन इक्विटी और 1.3% का ROA क्लॉक किया था। एसेट क्वालिटी टॉप नॉच है, नेट एनपीए वर्चुअली 0 है। इस प्रॉफिटेबिलिटी का सीक्रेट है इनका डिजिटल
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां 93% ट्रांजैक्शन अब स्ट्रिक्टली डिजिटल हो चुके हैं, डायरेक्टली क्रशिंग इट्स ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। ये अराउंड 1.42 के पीबी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। इसकी इलाइट ऑपरेशनल हेल्थ के हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव है लॉन्ग टर्म के लिए। एंड अब हम थर्ड एंड फाइनल स्टॉक जान लेंगे, दैट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगर आप थोड़ा एग्रेसिव ग्रोथ प्रोफाइल चाहते हो तो ये बैंक को आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा। इसने सिस्टम में हाईएस्ट क्रेडिट ग्रोथ दर्ज की है। इस बैंक की सबसे बड़ी खासियत है इसका बुलेट प्रूफ लायबिलिटी फ्रेंचाइज। इसका कासा रेशियो 50% पर आ चुका है, जिसकी मदद से इसे सबसे सस्ता डिपॉजिट मिलता है। यही वजह है कि इसके रिटर्न ऑन एसेट 1.8% और ROE 23.1% पे है। यस, इसका पीबी रेशियो थोड़ा हाई है टुवर्ड्स 2, बट ऐसा अक्सर देखा गया है कि हाई ग्रोथ स्टॉक्स का वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा ही होता है। इनफैक्ट इन 3 स्टॉक्स के साथ में मैं आपको यहीं पे एक चीज बता देता हूँ। अगर आप किसी भी एक स्टॉक को पिक करने से पहले घबरा रहे हैं तो आप सिंपली PSU बैंकिंग इंडेक्स को भी कंसिडर कर सकते हो, जहां पे किसी एक स्टॉक को पिक करने की जगह पूरे के पूरे सेक्टर पे इन्वेस्ट करोगे। तो इन्वेस्टर्स, जैसा आप जान रहे हैं कि पहले के जमाने में जहां PSU बैंकिंग सेक्टर को NPAs का खतरा हुआ करता था, अब वो चीज थोड़ी एलिमिनेट हो चुकी है। एंड बिकॉज ऑफ दैट अब ये पब्लिक बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स है वो प्राइवेट कॉम्पिटिटर्स को अच्छे से कंपटीशन दे रहे हैं। इनफैक्ट कुछ समय बाद तो मुझे लगता है कि इन दोनों में एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ओनरशिप। एंड चाहे जो भी हो, ये याद रखिए कि इंडिया का बैंकिंग सेक्टर स्पेस बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टेबल है। फंडामेंटल्स वैल्यूएशन इसके फेवर में ही है। इफ यू सी दैट इंडिया विल बिकम अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, देन वो बैंकिंग सेक्टर के बिना वैसे भी नहीं होगा। तो अगर आपको तीनों में से कोई भी स्टॉक रिस्की लगता है तो सिंपली आप PSU बैंक 20, जो कि इसका एक ETF है या एक इंडेक्स फंड, को आप कंसिडर कर सकते हो। एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, यहां तक देखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।